हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम जो चैप्टर है लाइट यानी कि प्रकाश, जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे मिरर। मिरर क्या होता है? कोई भी समतल सतह है जो एक तरफ से पॉलिश्ड हो और एक तरफ से एकदम प्लेन होती है, समतल होती है। जैसे कोई हम कांच की स्लैब मानते हैं, उसको एक तरफ से अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो जब सनलाइट आए और सनलाइट या कोई भी प्रकाश की किरण उस पर जब गिरती है तो गिरने के बाद वो एक दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, यानी कि अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कांच की स्लेब है जो एक तरफ से पॉलिश्ड है। मान लो यहाँ से ये पॉलिश्ड है, तो जब कोई भी सनलाइट या कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी जो लाइट है, अगर उसकी सरफेस पे गिरती है तो ये गिरने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस डायरेक्शन से ये लाइट आती है और अपोजिट डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तब हम क्या करेंगे, एक इमेजिनेशन लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम बोलेंगे अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। इसको नॉर्मल बोलेंगे। तो ये लाइट यहाँ से इस बिंदु पर टकराई और टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, ये परावर्तन कहलाता है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम मिरर्स के बारे में और जान लेते हैं कि अगर मिरर कोई प्लेन सरफेस है तो इसको हम प्लेन मिरर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई मिरर जो इस तरीके से आप देख रहे हो बैंड है तो इनको हम गोलीय दर्पण बोलेंगे, क्योंकि ये एक गोले का हिस्सा है। तो गोले से काट करके ये बनाए गए हैं, तो इसलिए इसको हम गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर्स बोलेंगे। तो जो स्फेरिकल मिरर है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर इस मिरर में आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक केव बना रहा है। इसको इस साइड से हमने पॉलिश कर दिया है। ये एक दर्पण है। यहाँ से ये जो सतह है इसकी, इस दर्पण को आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जो है सतह, ये इसकी जो सतह है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी, यानी कि जहाँ से कोई सनलाइट अगर आती है तो जो टकराती है, तो इस डायरेक्शन से अगर कोई सनलाइट आ रही है तो यहाँ पर वो टकरा रही है, तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश्ड कर दिया है। तो यहाँ पर ये लाइट टकराने के बाद वापस दूसरे पथ पर चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक केव बना रहा है, गुफा जिसको हम बोल सकते हैं, ये गुफा बना रहा है। तो ये केव बना रहा है, इसलिए इसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। इसी तरीके से जो दूसरा स्फेरिकल मिरर है, जो दूसरा गोलीय दर्पण है, उसमें जो पॉलिश्ड है, ये देख सकते हैं आपके अंदर की साइड में इसमें पॉलिश किया गया है। तो इसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर उभरी हुई है। ये वाली जो सरफेस है बाहर उभरी हुई है, तो यहाँ से जो सनलाइट आएगी तो वो इस सरफेस पे इसके टकराएगी और टकराने के बाद कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है। तो ये जो मिरर होगा, ये मिरर आपका कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। तो दो टाइप के मिरर होते हैं हमारे पास में, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तनीय सतह है, जो चमकीली सतह है, वो गुफा के आकार की होगी और उत्तल दर्पण में ये बाहर निकली हुई होगी इस तरीके से। बस ये मेन डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, ये जैसे ये हमारे सामने एक अवतल दर्पण का एग्जाम्पल लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो है, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर आप खड़े हो या कोई लाइट का सोर्स है यहाँ पे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी जो सनलाइट है, जब
हम कह सकते हैं कि कहाँ नहीं मिलती है, तो अनंत पर वो नहीं मिलती है, एट इन्फिनिटी, यानी अनंत पर ये पैरेलल हो जाती है। तो जब अनंत से आएगी कोई सनलाइट, जब अनंत से आएगी कोई भी रे लाइट आएगी, तो वो लाइट अनंत से आएगी तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये एक पैरेलल लाइट जब आती है और आने के बाद ये एक अवतल दर्पण पर टकराती है, तो अवतल दर्पण में अंदर वाली सतह चमकीली होती है, तो टकराने के बाद ये एक बिंदु से गुजरती है। यहाँ पर आप ये बिंदु देख सकते हैं। तो टकराने के बाद इस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी देखते हैं हम, रे आती है, ये भी टकराने के बाद इसी बिंदु से गुजरेगी। इस तरीके से जो भी पैरेलल आएगी इस अक्ष के, जिसका मुख्य अक्ष बोलते हैं, इस अक्ष में कोई सनलाइट आने के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये कुछ एक वर्ड है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। यानी कि कोई भी जो लाइट है, जो रे लाइट है, जो प्रकाश की किरण है, वो अवतल दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पोल। देखिए, ये जो दर्पण है, ये दर्पण हम मान सकते हैं कि ये एक गोले का पार्ट है, बड़े से गोले का पार्ट है होगा। उतना हिस्सा हमने यहाँ पे काट के अलग ले लिया है। इस गोले का एक केंद्र होगा, मान लो ये गोले का केंद्र है, तो इस केंद्र का नाम क्या होगा, वक्रता केंद्र। इस गोले का नाम क्या होगा, वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। इसी गोले को अगर हम देखें, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये बड़ा सा गोला है, ये हमारा लेंस है, ये हमारे यहाँ पर लेंस है, और ये इसका जो है वक्रता केंद्र है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब आप देखेंगे ये जो लेंस है, अगर इस लेंस का एक मिड पॉइंट हम मान लें, ये जो मिरर है इसका एक मिड पॉइंट मान लें, तो इस मिड पॉइंट को हम नाम देंगे ध्रुव, यानी कि पोल, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। तो ये होगी ध्रुव की डेफिनेशन। ठीक है, अब इस ध्रुव को इस वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर इस ध्रुव को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम मिला देते हैं, तो ये एक इस पूरे जो सर्किल हमने बनाया है इसके रेडियस जैसा दिखेगा। तो यानी कि जो सीपी डिस्टेंस है, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रेडियस है। इस रेडियस का नाम क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फोकस दूरी की। तो देखिए, ये जो रेडियस होगी, सीपी जो है हमारी रेडियस होगी, तो इसका हम हाफ कर देंगे तो ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट क्या है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो जो हमारा फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट से ये जो पी है ध्रुव, इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, ये पी और सी को अगर हम आगे बढ़ा दें, यहाँ तक पूरा बढ़ा देते हैं, तो ये एक काल्पनिक रेखा बन जाती है, एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये जो दर्पण है, हमने इतना दर्पण लिया है, जबकि ये होता है एक पूरा गोले का भाग होता है। हमने छोटा सा हिस्सा इसका लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने हिस्सा लिया है, जिसको हम एम और एन से डिनोट करते हैं। यानी कि जो ये एम एन लेंथ है, इस एम एन लेंथ को हम क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे, यानी दर्पण का द्वारक है, ये अपर्चर है। ठीक है, तो ये हमने ध्रुव देख लिया, ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो सी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सी और पी की जो टोटल डिस्टेंस है, वो हम वक्रता त्रिज्या से डिनोट करते हैं। मुख्य फोकस, यहाँ पे जिस बिंदु पर जो रेखाएं मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद जो फोकस दूरी है, एफ और पी की जो टोटल डिस्टेंस है, उसका हम फोकस दूरी कहेंगे, विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, उसके बाद सी और पी को अगर हम आगे बढ़ा दें, तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। और ये जो दर्पण की जो लंबाई है, इसको हम द्वारक बोलेंगे, यानी कि अपर्चर बोलेंगे।
एक चीज़ जो इसमें आपको याद रखना है, जो फोकस दूरी होती है यानी कि जो स्मॉल एफ होती है, वो जो पूरी सीपी दूरी है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, विच डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो ये जो फोकस दूरी है ये पूरी इस दूरी का हाफ होता है, यानी कि ये एकदम मिड पॉइंट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं स्मॉल एफ है वो इक्वल्स टू आर बाई टू है, यानी कि जो टोटल रेडियस है उसका हाफ यानी कि मिड पॉइंट क्या है, एफ होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप याद रखोगे। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। सबसे पहले जिस तरीके से आपने देखा कॉनकेव मिरर के अंदर किस तरीके से लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी इसमें लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इसमें लाइट क्या होगा, फोकस से नहीं मिलेगी, ये बाहर की तरफ दूसरे पथ पर चली जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लाइट आ रही है पैरेलल आ रही है मुख्य फोकस के, और टकराने के बाद ये बाहर की तरफ जा रही है, इस तरीके से जा रही है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाने पर ये जो लाइन है एक पॉइंट बनाएगा मुख्य अक्ष पर, ये पॉइंट यहाँ पर हमें फोकस बिंदु मिलेगा। यानी क्या डिफरेंस हुआ कि जो अवतल दर्पण था उससे हमारा फोकस पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड में हमें मिला था, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है जो उत्तल दर्पण है उसमें फोकस बिंदु जो है वो हमें राइट साइड में मिलता है। इसी तरीके से जो इसका यहाँ पर अगर हम अभिलंब खींच दें तो ये अभिलंब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अवतल दर्पण में यानी कि कॉनकेव मिरर के अंदर तो जो हमें फोकस बिंदु और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड में मिलेगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर है वहाँ पर हमें जो फोकस पॉइंट है वो राइट साइड में और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी राइट साइड में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स हैं बच्चों, वो आपको समझने पड़ेंगे, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इमेज फॉर्मेशन समझ पाओगे। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में रूल सेम है बट उसका जो रे डायग्राम है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो अलग अलग होता है दोनों का। ठीक है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ए में आप देख पा रहे हो कॉनकेव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है। तो इसमें फर्स्ट जो रूल लगेगा वो क्या है, देखिए ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है सीपी, इसके पैरेलल में एक रे आ रही है। अब ये रे आने के बाद अवतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष को काटती हुई चली जाती है, ये हमें फोकस बिंदु मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 क्या हो गया कि जो लाइट, जो रे, जो किरण मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो अवतल दर्पण से परावर्तन होने के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मुख्य अक्ष को काटती हुई फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यानी कि उत्तल दर्पण के अंदर देखेंगे, यहाँ भी क्या हो रही है, लाइट जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और टकराने के बाद विपरीत दिशा के अंदर या अलग डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाने पर ये क्या करेगी, मुख्य अक्ष को एफ पॉइंट पर काटेगी, तो ये इसका फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, तो मेन रूल जो है वो क्या हुआ कि जो लाइट है वो जब पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से गुजरती है, यहाँ भी पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से गुजरेगा। ये रूल नंबर 1 हुआ। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो लाइन अब फोकस से गुजरेगी, अगर कोई रे आ रही है वो फोकस से गुजर रही है मिरर के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी। उसी का जस्ट अपोजिट रूल हो गया ये। उसमें क्या था, पैरेलल आ रही थी और पैरेलल आने में रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से गुजर रही थी। इस बार क्या हो रहा है, इस बार फोकस से गुजरने के बाद वो पैरेलल हो रही है। यहाँ भी सेम वही है, अब फोकस इसका यहाँ पर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फोकस को टारगेट करते हुए लाइट आएगी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम, अब जो लाइट
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो टकराने के बाद वापस अपोजिट 180 डिग्री में उसी डायरेक्शन में वापस रिवर्स चली जाएगी। ठीक है, यानी कि परावर्तित होने के बाद ये वापस अपोजिट उसी डायरेक्शन में चलेगी। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, उत्तल दर्पण के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड में है, तो हम क्या करेंगे, इसी को टारगेट करते हुए लाइट आएगी और आफ्टर उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर 3 हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए, अब तीसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया, पोल। तो यानी कि जो लाइट पोल पर टकराएगी, पोल पर टकराने के बाद ये क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि अगर हम इस लाइट को अगर इस तरीके से देखें, जैसे कि हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब कोई लाइट नॉर्मल प्लेन सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ पर एक अभिलंब हम मान लेते हैं। तो ये जो कोण होता है, इस कोण को हम स्मॉल आई कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और टकराने के बाद ये एक एंगल बनाती है अभिलंब से, यानी कि नॉर्मल से। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जिस एंगल से लाइट टकराती है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होती है, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो जाता है। ठीक है, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि लाइट जिस एंगल से टकरा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल आई जो है, एंगल आई है, तो ये हम अभिलंब मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो एंगल आर है वो एंगल आई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से अपोजिट में ये चली जाएगी। सेम यहाँ पर भी यही होगा, उत्तल दर्पण में भी जिस एंगल से टकराएगी अपोजिट में उसी एंगल से चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जो अभी तक नियम पढ़े हैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट नियम क्या था हमारा कि जो लाइन पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पीछे बढ़ाने पे फोकस से गुजर जाएगी, नियम नंबर 1। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 है जो फोकस से गुजरेगी, जो फोकस से गुजरेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। उसी का उल्टा हो गया, जो फोकस से गुजरेगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल आएगी फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी पैरेलल, पैरेलल आएगी फोकस। ठीक है, उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, अब फोकस की बात हो गई तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। तो एक बार फोकस की बात करेंगे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर की और एक बार पोल की। तो यहाँ पर हम क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वापस उसी डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वापस उसी डायरेक्शन में। ठीक है, अब पोल की बात करते हैं। तो जिस एंगल पे पोल से टकराएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये था बच्चों कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण की बात करते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर की बात करते हैं कि उसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो ये हम अलग अलग स्थितियों पर इमेज को रख करके उसकी किस तरीके से इमेज बनती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, जो लाइंस आएगी, जो रेज आएंगी वो पैरेलल मानेंगे। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस आ रही हैं तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद, अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस आएगी वो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, तो यहाँ भी पैरेलल लाइंस आएगी टकराने के बाद फोकस से। तो कोई भी ये जो हम डायग्राम बनाएंगे, इमेज किस तरीके की बन रही है, उसका इमेज फॉर्मेशन किस तरीके का है, क्या उसका साइज होगा, क्या उसकी पोजीशन होगी, क्या उसका नेचर होगा, ये सारा हम इसमें जानेंगे। तो इसके लिए कम से कम हमें इमेज बनाने के लिए 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पैरेलल आने के बाद फोकस और पैरेलल आने से बाद फोकस से गुजर रही है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिला। तो इमेज हमारी, तो हमारा जो बिंब है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, बिंब कहाँ है, अनंत पर। ठीक है, यानी कि एट इन्फिनिटी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, तो एट फोकस। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिंदु साइज का है, यानी कि बिंदु का आकार क्या है, बहुत ही छोटा है। तो अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, यानी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। ठीक है, अच्छा कैसा है, तो ये होगा वास्तविक और उल्टा। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो वो रियल होगी। ठीक है, और अगर राइट साइड में बन रही है तो वो वर्चुअल होगी, यानी जो हम दर्पण ले रहे हैं उसकी लेफ्ट साइड में होगी इमेज तो रियल है, और राइट साइड में होगी तो वर्चुअल है।
ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा है सीधा, वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, नेक्स्ट इमेज में दिखेगा। लेकिन अभी आप याद रखेंगे ये रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से इस टेबल से आप याद रखोगे। अब देखिए एक कंडीशन होगी अनंत पर, उसके बाद हम इमेज को जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सी से परे यानी कि सी के पास नज़दीक रखेंगे। एक बार हम इसको सी पर रखेंगे, एक बार सी और एफ़ के बीच में रखेंगे, एक बार एफ़ पे रखेंगे और एक बार एफ़ और पी के बीच में, यानी धीरे धीरे जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा। उस तरीके की इमेज किस तरीके की बनेगी वो हम इसमें डिटेल्स देखेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे आ चुका है। अब इन्फिनिटी पे नहीं है, सी से परे है। तो मैंने बताया कम से कम दो लाइन्स हमें, दो रेस चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक लाइन पैरेलल आई, टकराने के बाद फोकस से गुजर गई। अब दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। ठीक है, तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, टकराने के बाद क्या होगा, वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। ये हमने नियम पढ़ा था अभी पीछे। तो ये दोनों लाइन जहाँ पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, है ना, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो ए पॉइंट पर मिल रही हैं, इस ए पॉइंट को हम यहाँ से मुख्य अक्ष के मिला देंगे, तो ये हमारी इमेज बनेगी। ये इमेज जो ए बी डैश ए, यहाँ पे जो इमेज हमारी बन रही है ए डैश बी डैश, जो इमेज बन रही है आप देख सकते हो कैसी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा बिंब कहाँ है, सी से परे यानी कि बियॉन्ड सी है। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एफ और सी के बीच में। देख सकते हो आप एफ और सी के बीच में है। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड है। देखो यहाँ पर ये हाइट है, जबकि इमेज की हाइट कैसी है, छोटी है। तो कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड। बहुत छोटी नहीं है बट छोटी है। अच्छा, इमेज क्या कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है यानी कि रियल है। ठीक है, और अभी इमेज आप देख सकते हो कि इससे क्या है, उल्टी है, तो इन्वर्टेड है। ठीक है, तो वास्तविक है और उल्टा है यानी इन्वर्टेड है। तो इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट होती है हमारी इमेज फॉर्मेशन की। नेक्स्ट देखते हैं केस। अब इस केस के अंदर आप देखें, अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ चुका है, सी पर आ चुका है। पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे, फिर कहाँ था, सी से परे, अब कहाँ आ चुका है, सी पर। तो यहाँ भी वही, एक लाइन पैरेलल जाएगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी बात, अब पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बैठे हैं तो यहाँ से तो लाइन गुजार नहीं कर सकते। अब हमें रे कहाँ से गुजारनी पड़ेगी, फोकस पॉइंट से। तो ये फोकस से जाने के बाद ये यहाँ टकराएगी, यहाँ कटेगी। तो ये जो पॉइंट होगा इससे जब मिलाएंगे तो इमेज हम देख सकते हैं कैसी बन रही है हमारी इमेज। हमारी इमेज जो है इसके जस्ट अपोजिट है, उल्टी है और इसके जस्ट बराबर है। और कहाँ बन रही है, सी पर बन रही है। तो टेबल देखते हैं, बिंब कहाँ है, सी पर। प्रतिबिंब कहाँ है यानी कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, वो भी सी पर। किस साइज़ में बन रही है, जिस साइज़ में ए बी है उसी साइज़ में इमेज हमारी बन रही है, यानी प्रतिबिंब भी सेम साइज़ में बन रहा है। कैसा है, रियल है। अभी बताया मैंने आपको, लेफ़्ट साइड में इमेज बनेगी तो कैसा होगा, रियल होगा। और उल्टा है यानी कि इन्वर्टेड है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब देखिए इसमें पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, और अब कहाँ आ चुके हैं हम, अब सी और एफ़ के बीच में। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक बात यहाँ ध्यान रखें, जो आप रे जाएगी हमारी वो एक बार फोकस पॉइंट से जानी चाहिए और एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए। तो यहाँ पर फोकस से जाने के लिए तो हम क्या करेंगे, लाइन को पैरेलल जाएगी, टकराने के बाद हमें पता है कि फोकस से गुजर जाएगी। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे रह गया। अब इस पीछे तो हम इसको लाइन गुजार नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, सामने जो हमारा मिरर है इधर लाइट जब पास करेंगे तो हमें पता है कि ये टकराने के बाद सीधा सेंटर से ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी। क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर कोई लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वो टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ भी क्या होगा, हमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है तो आगे जाएगी, आगे जाने के बाद टकराने के बाद वापस किससे गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। तो ये गुजरने के बाद इस पॉइंट पर काट रही है, यहाँ पर हमारी इमेज बन गई। अब देखो हमारा बिंब कहाँ है यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ़ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ़। अब हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सी से परे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी से परे बन रहा है। साइज़ कैसा है, अब देखो साइज़ जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा है तो उसके कंपेरिजन में इमेज थोड़ी बड़ी बन रही है। तो साइज़ कैसा है, विवर्धित है यानी कि एनलार्ज्ड है। ठीक है, उसके बाद में लेफ़्ट साइड में बन रही है इमेज, तो कैसी, ये वास्तविक है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, इस तरीके को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केस। अब इस केस में आप देखेंगे अब धीरे धीरे इमेज कहाँ आ गई, सी और एफ़ के बीच से अब कहाँ आ गई, एफ़ पर आ गई।
तो एफ पर आने के बाद वही एक बार फोकस से गुजारने के लिए लाइन पैरेलल आएगी, फोकस से गुजर जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारने के लिए सामने फ्रंट पे मारेंगे और कहाँ चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ इस केस में देखो आप कि दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल जा रही है, तो यानी कि कभी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। अनंत पर मिलेगी तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ पहुँच गया, अनंत पर पहुँच गया ना। तो इसीलिए अब जो साइज बनेगा अब कब मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी, तो साइज भी कितना बड़ा सारा हो जाएगा क्योंकि कभी मिलेगी नहीं। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एफ पर, यानी कि एट एफ। प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पर, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी। उसके बाद बिंब का साइज भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा। लेफ्ट साइड में तो रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हमारा एक केस हो गया। अब ये देखिए, ये एक लास्ट केस बचता है हमारा। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस केस के अंदर क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अब एफ से भी आगे जा चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए, वो तो है नहीं कि पैरेलल गुजारेंगे तो एफ से गुजर जाएगी, वो कंडीशन तो हो नहीं सकती। तो इसके लिए अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि अब पी से जाएगी, जो हमारी लाइन है वो कहाँ से जाएगी, पी से। तो हमने पढ़ा था अगर कोई रे जो है पी पर टकराती है तो टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या हो रहा है, यहाँ पर ये टकराने के बाद नीचे चली गई, ठीक है। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर जो है बराबर हो गए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए सामने टकराएगी, पीछे जाने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन इस तरीके से जा रही है, ये लाइन इस तरीके से आगे जाएगी, तो धीरे धीरे इनका जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि इमेज हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, कभी ये मिलेंगे नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, यानी कि अब मिरर से पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने पर तो ये काटेंगे कहीं ना कहीं। तो अब हमारी देखो जो बिंब है वो कहाँ है, पी और एफ के बीच में था, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी कि हमारी इमेज कैसी कहाँ बन रही है, ये जो हमारा मिरर इसके पीछे की साइड में, बैक साइड में, यहाँ पॉलिश की हुई है तो इसका बैक साइड ये हुआ राइट साइड में। तो इमेज कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर। प्रतिबिंब का साइज कैसा है, तो प्रतिबिंब का साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट तो कैसा है, बड़ा ही है, तो क्या कहेंगे, एनलार्ज्ड है, ठीक है। उसके बाद अब देखो इमेज जो है वो राइट साइड में बन रही है, तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल, यानी कि आभासी। लेफ्ट साइड में इतने टाइम तक बन रही थी तो वो क्या थी, रियल थी, यानी कि वास्तविक थी, लेकिन अब कैसी है, आभासी है, ठीक है। और इमेज देखो सीधी भी है, अभी तक इमेज कैसी बन रही थी, उल्टी बन रही थी, अब इमेज यहाँ पर कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। तो ये एक अलग केस होगा, इसको अब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके जो रे डायग्राम है ये आपको बना करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट हम कॉनकेव मिरर के अंदर दो केस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो अनंत पर है तो इसमें भी वो जो लाइन्स है पैरेलल आती हैं, तो टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में कहीं और चले जाएंगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसका जो फोकस पॉइंट मिलेगा हमें रियल नहीं मिलेगा, वर्चुअल होगा, उस साइड में राइट साइड में मिलेगा पीछे बढ़ाने पर। इसी तरीके से जो यहाँ पे मुख्य अक्ष पे लाइन जाएगी वो टकराने के बाद सीधी आ जाएगी, तो इसको भी पीछे बढ़ा दो। यहाँ पर भी पैरेलल गई है लाइन, टकराने के बाद इस तरीके से जाएगी, इसको भी पीछे बढ़ा दो, तो यहाँ पर फोकस पॉइंट मिलेगा। तो हमारा जो बिंब है वो कहाँ है, अनंत पर, यानी कि इन्फिनिटी है ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। और जो हमारा प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, फोकस पर, यानी कि दर्पण के पीछे बैक साइड में बन रही है। प्रतिबिंब का साइज कितना है, बहुत ही छोटा है, और बिंदु के साइज का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चूंकि ये राइट साइड में बन रही है तो ये कैसा है, आभासी है और सीधा है, ठीक है। अवतल दर्पण के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज कैसी बन रही थी, उल्टी, जबकि यहाँ पर कैसी बन रही है, सीधी। ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन, अब अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में, ये दूसरी कंडीशन है, बस दो ही कंडीशन है इसमें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच में, तो यहाँ पर भी जब लाइन पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से गुजरेगी यहाँ पर। दूसरी कंडीशन में हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है, तो ये टकराने के बाद तो ऐसे ही चली जाएगी वापस, तो इसको हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो ये लाइन और ये मुख्य फोकस की लाइन दोनों एक यहाँ पर इस बिंदु पर कट रही हैं, तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, पी और एफ के बीच में मिलेगा,
प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, आभासी, क्योंकि राइट साइड में तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये कुछ केस मोस्टली जो अवतल दर्पण के केस हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू देखने के लिए। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी का पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखें, उसमें हम आगे लेंस की चर्चा करेंगे। और इसमें अगर आप कोई सजेशन देना चाहे या कोई भी आप कमेंट करना चाहे तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं। अगर कोई और टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो तो वो ज़रूर बताएं, मैं उसका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। थैंक यू।